हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो है डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और ये चैप्टर हमारे हर जगह काम आता है। देखो, अगर आप फाइनल अकाउंट कर रहे हो या ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट बना रहे हो या फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन के बारे में पूरे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हम कहीं भी अकाउंटिंग करते हैं तो प्रोविजन और रिजर्व तो हम जनरेट करते ही करते हैं, क्रिएट करते ही करते हैं। चाहे आप अमालगमेशन कर रहे हो, चाहे पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग कर रहे हो, कोई भी चैप्टर क्यों नहीं कर रहे हो, प्रोविजन तो हर जगह आता ही है ना, रिजर्व तो आता ही आता है। तो इनके बारे में डिटेल में अच्छे से पता होना जरूरी है और इन तीनों के बीच में डिफरेंस का भी पता होना जरूरी है। तभी अकाउंटिंग जो आगे के हम चैप्टर करेंगे एडवांस लेवल पर वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, मैं यहीं पर खत्म करता हूं इसको और हम सीधा यहां पर टॉपिक पे फोकस करते हैं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। देखो, डेप्रिसिएशन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन तीनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक तरह का लॉस होता है, लेकिन ये नॉन कैश लॉस होता है। अब ये नॉन कैश लॉस क्या होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है। प्रोविजन पता है किसका बनाया जाता है? जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है। डेप्रिसिएशन मतलब लॉस हो चुका है और प्रोविजन किसका बनाया जाता है? जो अभी लॉस नहीं है, फ्यूचर में लॉस होगा। जैसे फ्यूचर में जो है बैड एप्स होने वाले हैं तो हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एप्स। फ्यूचर में कोई रिपेयर कराना है या कोई लॉस होने वाला है तो हम प्रोविजन उसका बनाते हैं, फ्यूचर में लॉस का। ठीक है, और रिजर्व्स क्या होता है? ये लॉस नहीं है, ये क्या करते हैं, हमारा जो हर साल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट हम क्या कर देते हैं, साइड में रख देते हैं ताकि वो बिजनेस में कहीं ना कहीं काम आए। तो ये तीन चीजें होती है, तो तीनों अलग हैं, एक नहीं है। हम बात करते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन की। आप 11th-12th में अगर आपने कॉमर्स था आपकी तो आपने डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा और 12th में डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट वगैरह के अंदर आपने निकाला होगा। पहले सिंपल एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। यहां पर जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, ये कार्टर ने दी है डेफिनेशन, सबसे अच्छी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, हिंदी में मैं आपको अभी बता दूंगा। ये बोलता है डेप्रिसिएशन इज द gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause। तो इसके अंदर देखो पॉइंट कितने हैं। सबसे पहले बोला इसने डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। एक पॉइंट ये, किसी भी एसेट की वैल्यू का क्या होना, डिक्रीज होना। जैसे ये मोबाइल फोन है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे लिए एसेट है। ठीक है, अब ये मोबाइल फोन मेरे लिए एसेट है। अब ये जो एसेट है इसकी वैल्यू अगर क्या हो जाए, डिक्रीज, वैसे हो भी गई हो, परचेज करते ही इसके बाद इसकी धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करते पुराना होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो अब इसकी वैल्यू जो कम हुई है, किसी भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए किसी भी कारण से, वो वैल्यू किसी भी कारण से डिक्रीज हो सकती है ना, फ्रॉम एनी कॉज। और वो जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है चाहे वो परमानेंटली हो जाए चाहे वो धीरे धीरे हो, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट की वैल्यू का परमानेंटली डिक्रीज हो जाना या फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना, किसी भी कारण से किसी भी एसेट की वैल्यू का क्या होना, डिक्रीज होना किसी भी कारण से, चाहे वो परमानेंट डिक्रीज हो रहा हो चाहे वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा हो, वो जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या कारण है कि किसी भी वैल्यू, किसी भी एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। कोई भी एसेट जो है उसका मार्केट वैल्यू या उसकी जो जितने में हमने उसको खरीदा है वैल्यू उससे कम हो जाती है। आप अधिकतर लोग कार्स खरीदते हैं आजकल, 4 व्हीलर खरीदते हैं। 4 व्हीलर जब वो खरीदते हैं, मान लेते 10 लाख में कार खरीदी, क्या वो जो शोरूम है उससे बाहर आ गई और अगर आप अगले दिन भी उसको सेल करते हैं तो क्या वो 10 लाख में बिकेगी? नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर आप उसको 1 साल बाद में बेचेंगे तो और वैल्यू कम हो गई, 2 साल में और वैल्यू कम हो गई, 3 साल में और वैल्यू कम हो गई, 10 साल में और वैल्यू कम हो गई। तो किसी भी एसेट की वैल्यू हमेशा कम होती है। कुछ चीजें हैं जिनको छोड़ करके, जैसे प्रॉपर्टी हो गई,
लैंड हो गई, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन लगाया भी नहीं जाता है, लैंड की वैल्यू कभी डिक्रीज होती ही नहीं, हमेशा बढ़ती ही है। ओके, ठीक। तो अब हम आइए बात करते हैं उन कॉजेज की, उन कारणों की जिसकी वजह से वैल्यू कम होती है, और फिर हम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी समझेंगे कि इसका इफेक्ट क्यों दिया जाता है, डेप्रिसिएशन नाम की चीज की अकाउंटिंग क्यों की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कारण, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, है ना। इसने बोला ना एनी कोज, अब एनी कोज में बहुत सारे कारण आ सकते हैं, तो वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इसमें कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट। जो एसेट है उसका अगर आप कंटिन्यू यूज करोगे, उसका उपयोग करोगे, तो क्या होगा, उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। ओके, जैसे ये मैं कैमरा है मेरे पास में, इसका मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा, इसकी जो लेंस है, इसकी जो हार्डवेयर है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, वो धीरे धीरे उसमें क्या आएगा, गिरावट आएगी, है ना, उसकी क्वालिटी में गिरावट आएगी, उसमें घिसावट आएगी। वो जो नया पहले दिन यूज किया था ऐसा का ऐसा जो है वो 2 साल बाद में रिजल्ट नहीं देगा। तो कंस्टेंट यूज करने से भी उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। क्वालिटी कम होगी तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का एक कारण है कि आप एसेट को अगर कंटिन्यू यूज करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सेकंड कारण आता है इसको पासेज ऑफ प्री डिटरमाइंड टाइम ऑफ यूज। एक्सपायर हो गया ना चीजें, जो उसका यूज करने का टाइम है, प्री डिटरमाइंड टाइम, जो उसका पहले से डिसाइड है। जैसे आपने कोई 4 व्हीलर परचेज कर लिया, अगर आप डीजल की गाड़ी परचेज करते हैं तो उसका 10 साल तक ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती है, तो ये प्री डिटरमाइंड टाइम हो गया, उसके बाद वो बेकार है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, फिर भी कुछ लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन जब प्री डिटरमाइंड टाइम जो है वो चला गया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आता है डिप्लेशन, थर्ड नंबर, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षयीकरण। डिप्लेशन को हिंदी में अच्छा बोलते हैं क्षयीकरण। क्षयीकरण का मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे उसके अंदर घिसावट आनी स्टार्ट हो जाती है, और इसके अलावा घिसावट के अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि उसका आपने इतना यूज़ कर लिया कि उसकी जो क्वालिटी है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया आपको, ज़्यादा यूज़ करोगे, कंस्टेंट यूज़ करोगे तो डिप्लेशन आ जाएगा ना, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। जैसे आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते ही हो, तो आप मोबाइल फ़ोन जब परचेज करते हो तो धीरे धीरे उसका कैमरा जो है ना वो वही क्वालिटी देने लग जाता है क्या जो फर्स्ट दे रहा था, नहीं। क्यों, उसके अंदर डिप्लेशन हो गया है, उसका आपने यूज़ कर लिया। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ऐसा अधिकतर एसेट्स के साथ में होता है। नेक्स्ट आता है एक्सपायरी ऑफ एसेट्स। बहुत सारी एसेट होती है ना, उनकी एक्सपायरी आ जाती है, ये पासेज ऑफ टाइम से रिलेटेड ही है, एक्सपायरी ऑफ एसेट्स, ठीक है। वो एसेट उतनी उसकी लाइफ थी, वो खत्म हो गई। नेक्स्ट आता है आपका फॉलन इन मार्केट प्राइस, इन मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस गिर गई। वो मार्केट प्राइस, किसी भी एसेट की मार्केट प्राइस क्यों गिरेगी, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप बहुत पुरानी हो गई है तो, या फिर बढ़िया है, एकदम अच्छी है, लेकिन उसकी जगह उससे भी बेटर चीज आ गई है ना। जैसे अभी आप एक कोई कीपैड मोबाइल खरीद सकते हो क्या, नहीं। क्यों नहीं बाय करना चाहते, क्योंकि अभी क्या आ गया, टच वाले मोबाइल आ गए, तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लोगों का फैशन चेंज हो जाता है, लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है ना। लोगों की जब कमाई बढ़ती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो भी वो कई सारी चीज़ों को यूज़ करना बंद करके उसकी जगह बेहतर चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे अभी अगर फॉर एग्जांपल के लिए लोगों की कमाई इंडिया में बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाए, तो लोग क्या करेंगे, आईफोन खरीदना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो बाकी सारी कंपनियां क्या बेकार है क्या, नहीं, वो भी अच्छी है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये रीज़न है, फॉलन इन मार्केट प्राइस, है ना। जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जगह दूसरे सब्सटीट्यूट आ जाते हैं जो उससे भी बेहतर हैं, या फिर फैशन चेंज हो जाता है, या लोगों का ट्रेंड चेंज हो जाता है ना। ओके, तो फॉलन इन मार्केट प्राइस, ये भी एक रीजन है किसी भी एसेट की वैल्यू कम होने का।
नेक्स्ट आता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंसेस, अप्रचलन में आ जाना, अनुपयोगी हो जाना, अप्रचलन में आ जाना। जैसे आपने कंप्यूटर्स देखे होंगे, पुराने टाइम में कंप्यूटर्स होते थे ना, वाइट कलर का एक मॉनिटर होता था, बड़ा सा डब्बा। टीवी भी ऐसे ही होती थी, फ्लैट नहीं आती थी, ऐसे आती थी। तो अभी मान लेते हैं वैसा किसी के पास वो मॉनिटर या वो टीवी पड़ा है, लेकिन फिर भी वो उसको यूज नहीं कर रहा है। वो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, वो खराब नहीं हुआ है अभी तक, बट फिर भी लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि अब वो क्या हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया है, वो अप्रचलन में आ गया। अब उसको लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, है ना, वो उसका फैशन गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर। इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आंधी आ गई, कुछ ऐसा हुआ कि जिसका इफेक्ट आपकी एसेट पर आ गया। जैसे किसी की एक बढ़िया सी दुकान बनी हुई थी कानजी भाई की, ठीक है, और भूकंप आ गया और वो दुकान, तो वो पूरी उसकी प्राइस क्या हो जाएगी उस जगह की, कम, है ना। तो ऐसा कुछ हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। तो ये 7 कॉजेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 7 कॉजेज मतलब इन कारणों से आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो परमानेंटली या ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे जो है कम हो जाएगी। और जब किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो आपको क्या होता है, लॉस। जैसे ये मोबाइल मान लेते हैं मैंने 20,000 में खरीदा है, अभी इसके कोई 8,000 भी देने को तैयार नहीं है, तो 12,000 रुपए का मुझे क्या हो गया, लॉस। और लॉस जो होता है उसकी अकाउंटिंग सबसे पहले की जाती है ना। ऐसा हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। ऐसा हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस में भी देखा था कि जो लॉस होता है उसकी अकाउंटिंग सबसे पहले करनी होती है, प्रॉफिट की अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, जब होगा तब करेंगे। तो लॉस को तो सबसे पहले ध्यान में देखा जाता है। तो यहाँ पर ये लॉस ही तो हो रहा है, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसको आप एसेट बोलते हो, क्योंकि आप उसको यूज करके बिजनेस को और बेहतर करते हो। एसेट्स होती क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एसेट वो चीज है जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। जैसे इस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये कैमरा मेरे बिजनेस की एसेट है। क्यों? क्योंकि इससे मैं बिजनेस को ऑपरेट कर पा रहा हूं। अगर कैमरा नहीं होगा तो मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा लेक्चर्स, और उसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? तो वो सारी चीजें हर बिजनेस के अंदर जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है, वो एसेट होती है। और उनकी वैल्यू जब डिक्रीज होती है, जितने में खरीदा था प्राइस उससे कम हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन होता है और वो आपके लिए एक तरह का लॉस होता है, जिसकी आपको अकाउंटिंग करनी ही करनी चाहिए। तो ये थे डेप्रिसिएशन के कुछ कारण। अब एक चीज और मैं फटाफट आपको बता देता हूं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे, वो नीड। क्या नीड है? ठीक है, नीड क्या है, अकाउंटिंग की नीड क्या है। जो डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस हो गया, तो उस लॉस को रिकॉर्ड करने की नीड क्या है। तो नीड देखते हैं, जरूरत देखते हैं, नीड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक लॉस है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने की नीड क्या है, जरूरत क्या है। तो जरूरत तो चलो ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन एक लॉस है और लॉस को रिकॉर्ड करना ही करना होता है, ऐसा हमको अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो एक तो वो फैक्टर है कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको आपके बिजनेस का हर साल करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, ट्रेडिंग और पीएनएल, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बन जाता है। तो उसकी हेल्प से क्या निकलता है, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग नहीं करी तो वो करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक लॉस है और लॉस को पीएनएल के डेबिट में दिखाना पड़ेगा, जिससे प्रॉफिट कम होगा। ओके, नेक्स्ट आता है सो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। करेक्ट
फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, करेक्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही देखनी है तो आपको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन हम कहां से देखते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं हम बैलेंस शीट से। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर, किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट को देख के पता लगाया जा सकता है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर उस हिसाब से ही बहुत सारे लोग जो है उस कंपनी के साथ डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। जैसे बैंक अगर लोन देगी तो पहले देखेगी ना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। कोई दिवालिया कंपनी तो नहीं है, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो लोन नहीं देगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलती है। और अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो आप करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में जो है, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड होती है, तो एसेट साइड में एसेट्स लिखी होती है। मैंने वहां पर कैमरा 1 लाख रुपए दिखा रखा है फॉर एग्जांपल के लिए। वो कैमरा आज से 2 साल पहले भी 1 लाख रुपए दिखाया हुआ था, आज भी मैं बैलेंस शीट में कैमरा 1 लाख रुपए दिखा रहा हूं, तो ये इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है ना। तो मुझे आज 1 लाख थोड़ी दिखाना है, आज जो कैमरे की वैल्यू है वही दिखानी पड़ेगी ना। तो डेप्रिसिएशन की इसलिए अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप उत्पादन कर रहे हो, उसकी कॉस्ट यानी कि उसकी जो लागत है उसका अगर आपको सही कैलकुलेशन करना है तो डेप्रिसिएशन आपको लगाना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आपका एक अच्छा पॉइंट भी है इसके अंदर, वो देखना मैं बताता हूँ आपको, वो है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ये लास्ट है पर बहुत अच्छा है ये, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला कैमरा जो है वो 1 लाख रुपए का है, मैंने परचेज किया, हर साल मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन लगाना है। मान लेते हैं डेप्रिसिएशन 10% लगाते हैं तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लेस कर देते हैं इसमें से, वो हो गया 10,000 रुपये। तो अब ये कितना बच गया 90,000। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना 10,000, हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन, तो अब कैमरा कितना बच गया 80,000। ऐसे करके मैं 10 साल तक डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो कैमरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। यानी कि अब कैमरे की कोई वैल्यू नहीं है और कैमरा कुछ काम का भी नहीं है, वो स्क्रैप हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है और मुझे दूसरे कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा कैमरा खरीदना है तो उसके लिए पैसे चाहिएंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे यहाँ से आएंगे। कहाँ से आएंगे? ये जो 10,000 आप हर बार डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। वापस बोलता हूँ, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। खर्चे 2 तरीके के होते हैं, कैश एक्सपेंडिचर, एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर। कैश एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें पेमेंट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप जो है मार्केट से कुछ स्टेशनरी परचेज करके आए, तो स्टेशनरी खरीदोगे, है ना, आपने कैलकुलेटर वगैरह कुछ बाय कर लिया, तो वो बाय कर लिया, उसके बदले में पैसा जाएगा। लेकिन यार डेप्रिसिएशन का जो लॉस है, ये आपने पैसा किसी को दिया है क्या? यहाँ पर 10,000 कम कर लिए आपने, यहाँ 10,000 कम कर लिए, और इसके अलावा ऐसे 10 साल तक 10,000 रुपये आप पीएनएल अकाउंट में भी दिखा रहे हैं। पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखा रहे हैं, और उस वजह से वहाँ 10,000 रुपये का प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट कम करके आपने किसी और को दिया थोड़ी है, वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट आपके पास में ही है ना। तो हर साल आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में से 10,000 साइड में करते जा रहे हैं। तो 10 साल में कितने रुपए हो जाएंगे? 1 लाख रुपए। तो इधर एक कैमरा खराब हो गया, दूसरे कैमरे की जरूरत है, तो उधर 1 लाख रुपए भी आपके पास में बचे हुए पड़े हैं, जो आपने हर साल डेप्रिसिएशन लगा के प्रॉफिट में से कम करके साइड में रखे थे। उससे आप नया कैमरा खरीद लेंगे, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, मतलब किसी को डेप्रिसिएशन का पेमेंट नहीं करना है, लेकिन प्रॉफिट जरूर कम हो गया, उस प्रॉफिट को साइड में करते रह गए, और जब आपकी एक एसेट खत्म हो गई और दूसरी एसेट जब आपको रिप्लेस करनी पड़ती है उस एसेट्स की जगह, तब वो पैसा आपके काम आ जाएगा जो डेप्रिसिएशन के नाम से आपने प्रॉफिट को साइड में किया था। तो ये कुछ नीड है अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो आप सेल्फ कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर लिख सकते हैं कॉमर्स वाले गुरुजी। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम और इंस्टा पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।